हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई एस सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज अगर मैं बात करूं, आपके मोटिवेशनल कोट जो है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। ऑलवेज रिमेंबर, बी काइंड, बी फेयर, बी ऑनेस्ट, बी ट्रू, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम बैक टू यू। मतलब ये ऐसी चार चीज़ें हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आप किसी से भी बात करेंगे, काइंडली बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उनसे पार्शियली बात करेंगे कि अपना कोई उसमें कोई आपका हित ना जुड़ा हो, आप इसमें एक नेचुरल एंगल अपना देंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप ईमानदार रहिए, आप बिल्कुल सही बात बोलिए, झूठ मत बोलिए, तो आपको लाइफ में भी वही चीज़ें रेप्लिकेट होती हुई नज़र आएंगी। आपको भी लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे, आपके साथ भी अच्छा बिहेवियर होगा। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है इस मोटिवेशनल कोट में। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके चलें, डिसिप्लिन से रहिए, आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था मोटिवेशनल कोट। मैं अभी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर रेगुलर नहीं लेके आ पा रहा हूँ। एक दो दिन लगेगा, उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगा। अभी अगर आप देखेंगे, ये जो मेरा लेक्चर है ये रिलेवेंट है उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 के लिए, और जो इवन वनडे एग्ज़ाम्स जो हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आज के समय में एक होलिस्टिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उन्हें आंसर राइटिंग लिखने को आता है उन्हें, और जो वनडे एग्ज़ाम्स में वनडे जो मतलब शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें मैं कोट करता हूँ, कवर करता हूँ। तो ये एडिटोरियल वाला सेक्शन है, इससे एक आपकी होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच डेवलप होती है किसी भी टॉपिक पे। और दूसरा ये कि जो मेरा प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ वाला लेक्चर आता है वहाँ पे आप डायरेक्ट फोकस देखेंगे, शॉर्ट न्यूज़ होती है और डायरेक्ट टू द पॉइंट न्यूज़ होती है, वो वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस बारे में एक याद रखिए। और ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट या कोई बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा है वो ही मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकता है। वो हर कोई जो अपने आप को करंट से अपडेट रखना चाहता है, अपने आप को एक एक्टिव सिटीज़न मांगता है, वो हमेशा इस लेक्चर को फॉलो कर सकता है और आने वाले टाइम में अपने आप को अपडेट करके रख सकता है। तो ये था टोटल आज का मोटिवेशनल कोट, और थोड़ा सा मैंने आपको अपने बारे में बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं कोरोना की अपडेट। यहाँ पे बात की जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,92,57,726 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,23,57,662 लोग पूरी तरीके से कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। उसी के बाद आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर तो लगभग 7,17,687 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। टॉप के अगर कंट्रीज़ देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, फिर ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये सारे 5 टॉप के कंट्रीज़ हैं। इंडिया की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूशन अब इंडिया करता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 20,27,074 केसेस निकल के टोटल आ चुके हैं, जिसमें से 1,37,000 ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अब रिकवर्ड केसेस का। तो कहीं ना कहीं अब रिकवरी जो है तेज़ हो रही है। उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे 41,638 लोग कोरोना की वजह से इंडिया के अंदर जान गंवा चुके हैं। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है ब्रू सेटलमेंट प्लान्स की। ब्रू सेटलमेंट क्या है? ब्रू एक कम्युनिटी है, एक नॉर्थ ईस्ट, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट है ये यहाँ पे, जिन्हें आप सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, ये त्रिपुरा, जो आप देखेंगे ये त्रिपुरा और ये मिज़ोरम जो है, यहाँ पे ये कम्युनिटी बेसिकली देखने को मिलती है। अभी इनके बीच में एक जो सेटलमेंट चल रहा था वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट रिजेक्ट कर दिया गया ब्रू कम्युनिटी के द्वारा। एक जॉइंट मूवमेंट कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर में जो नॉन ब्रूज के जो ग्रुप थे, जिसमें आप देखेंगे ये जो नॉन ब्रूज हैं इसमें बंगाली, मीज़ो, बुद्धिस्ट, बरुआ और अदर जो कम्युनिटीज़ हैं त्रिपुरा की, ये सारी इंक्लूडेड हैं। ब्रू जो है ये एक डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है मिज़ोरम और त्रिपुरा की, जो कि मैंने अभी आपको मैप में भी बताया। इनके बीच में काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी।
वो अब बातचीत विफल होती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपसे यूपीएससी पूछ लेता है कि ब्रू कम्युनिटी विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज फाउंड विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फाउंड वेयर। तो आप डायरेक्ट अगर आपको ऐसे एडिटोरियल जब आप कवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये सारी न्यूज़ कवर करते हुए चल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि बेसिकली जो ब्रूज जिनको रियांग भी बोला जाता है वो ज़्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और सदर्न असम जो है ये 3 स्टेट्स में फैले हुए हैं। उसके बाद ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी त्रिपुरा के अंदर। और जो ये एथनिकली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं मीज़ोज से, यानी कि मीज़ोज और जो ब्रूज हैं ये अलग अलग बिल्कुल कम्युनिटी हैं, अलग अलग तरीके से इनका कल्चर है, सारी चीज़ें अलग है, लैंग्वेज अलग है, डायलेक्ट बोलने का तरीका अलग है। और ये पार्ट है उन 21 शेड्यूल्ड ट्राइब जो त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ब्रूज हैं असम और त्रिपुरा में जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिंदू हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो ब्रूज मिज़ोरम में रहते हैं वो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अब वो क्रिश्चियन बन गए हैं। जो मेजॉरिटी है अगर आप देखेंगे मीज़ोज़ की, ये हमेशा से डिमांड करते रहे हैं कि ब्रूज को मिज़ोरम से निकाल दिया जाए, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये तनाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमेशा ये मिज़ोज़ बोलते हैं कि ये जो नॉन इंडिजिनस है, मतलब इंडिया के रहने वाले ही नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। आप देखेंगे इसी वजह से कई बार ये क्लेम करते हैं मिज़ोज़ की इनकी जो कल्चरल इश्यूज़ हैं वो क्लैश करते हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, उनकी जॉब्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। ये सब चीज़ें आप आइडिया रखिए। यहाँ पे आप देखेंगे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र आता है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, जिस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे जो ब्रूज की जो एक मेजर ट्राइब है, जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो त्रिपुरा में अब सेटल हो गई है। ब्रूज का जो रीसेटलमेंट एग्रीमेंट है इसमें बोला गया है, इसमें बात की जा रही है कि सेवरल अटेम्प्ट्स करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये दोनों लोगों के बीच में एक रीसेटलमेंट करा सकें। और देखेंगे आप त्रिपुरा और मिज़ोरम के बीच में अक्सर ये बात होती है, लेकिन हमेशा ये बातचीत फेल होते हुए नज़र आती, पहले भी आई है और अभी भी ये कंटिन्यूसली फेल हो रही है। ब्रूज जो है हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि वो उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, कश्मीरी पंडित्स को जैसे रिलीफ प्रोवाइड किया गया, श्रीलंका के जो तमिल जो रेफ्यूजीज़ हैं वो उनको जो सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई गई, उसी तरीके से एक कोऑर्डिनेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था ब्रूज ग्रुप के द्वारा, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम कर रही थी, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ मिलकर 2020 के बीच में, 2020 का जो ईयर है इन सब में ये सारी बातें की जा रही थी कैसे इन दोनों लोगों को मिला के इन दोनों जो इन कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं त्रिपुरा मिजोरम के बीच में ये सारे इनको इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया जाए। और आप देखेंगे जो सारे ब्रू हैं वो अभी सारे ये रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं त्रिपुरा के अंदर, इनको सारे को एक प्रॉपर एक सेटलमेंट करने की बात की जा रही है, इनको सेटल किया जाएगा किसी भी तरीके से जहाँ पे भी वो चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे ब्रू जो कि वापस आए हैं मिजोरम से 2009 के बाद से, वो अब त्रिपुरा नहीं जा सकते ऐसा बोला जा रहा है त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही सब बेसिक इश्यूज़ है जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। स्टेट लेवल पे अगर त्रिपुरा और मिजोरम दोनों लोग मिल के बात करेंगे, अपनी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ब्रूज को फ़ायदा करेगा। सेंटर ने इम्प्लीमेंट किए हैं स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिससे कि रीसेटल किया जा सके ब्रू कम्युनिटी को और उनकी फैमिलीज़ को, जो कि जिनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी 0.03 एकर्स की उनको ज़मीन दी जाएगी और उनके लिए घर बनाया दिया जाएगा, हाउसिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। साथ में आप देखेंगे इनको जो एक मंथली अलाउंस दिया जाएगा कि 5,000 रुपये आप रखिए अपने खाने पीने राशन के लिए, 2 साल तक राशन फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इन सारी मतलब बेनिफिट्स के बावजूद आप देखेंगे डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर दिए जाने की बात की गई स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और ओपनिंग अकाउंट्स भी इनके ओपन किए गए, लेकिन कोई भी नतीजे पे ये सेटलमेंट नहीं पहुंच पाया और फिर से ये फेल हो गया। तो आप आइडिया इस बारे में ब्रूस सेटलमेंट के बारे में रख सकते हैं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी हमारे देश में आपने देखा अभी कुछ 2 दिन पहले राम मंदिर का जो इतने साल से लगभग 135 साल से पेंडिंग एक इशू था जिसमें मंदिर बनाए जाने की बात की जा रही थी रामलला के लिए, और अब फाइनली इस मंदिर की जो भूमि पूजन है वो हो गया है।
पहली ईंट रखी जा चुकी है। तो अब ये मंदिर कंप्लीट बनेगा। इसे बेसिकली आप देखेंगे नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के तहत बनाया जा रहा है। अब नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये एक नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी है, वहाँ पे अगर देखेंगे तो अक्सर ये स्टाइल ऑफ फॉर्म आपको देखने को मिलता है टेम्पल का। ये काफ़ी पुराना है, लगभग 5th-6th सेंचुरी के आसपास से ऐसे मंदिर बनते चले आ रहे हैं। इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल आप देखेंगे मीनाक्षी टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि मदुरई में देखने को मिलता है, उसे बनाया गया था 1623 से 1655 के बीच में। ये एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, द्रविडियन, अ लार्ज कॉम्प्लेक्स इन द्रविडियन आर्किटेक्चर इन साउथ एशिया डोमिनेटेड बाय गोपुरम गेट हाउस एंड टावर्स। आप देखेंगे थोड़ा सा अगर जो नागरा स्टाइल, इसमें आपको सबसे ऊपर जो कैलाश देखने को मिलेगा, इसके ऊपर एक झंडा देखने को मिलता है। उसके बाद अमलका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं अमलका, इसे बोलते हैं इस पार्ट को शिकारा। ये जो पूरा पार्ट होता है इसे मंडपा बोलते हैं, और ये आधा जो मंडप होता है इसे अर्ध मंडप बोलते हैं। उसके बाद जो ये पूरा जहाँ पे अंदर जहाँ पे मूर्ति स्थापित करी जाती है, जहाँ डेटी को रखा जाता है, भगवान को रखा जाता है, बिठाया जाता है, लिटाया जाता है, उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो आप ये सारे बारे में आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं आर्ट एंड कल्चर के उसमें, कि आपसे पूछ लेते हैं नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, या जो भी जैसा क्वेश्चन वो पूछ लें। आप देखेंगे तो सैंक्टम सैंक्टोरम है, इसे ऑक्टोगोनल शेप का रखा जाएगा एज पर शास्त्र, जैसा शास्त्रों में बोला गया है। टेम्पल्स के आप लॉर्ड विष्णु के जो टेम्पल्स है वहाँ पे भी ये सारे काम पहले भी किए जा चुके हैं, ऐसे मंदिर बनाए जा चुके हैं। इसमें आप देखेंगे एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, जो मैंने आपको ये जो टेम्पल है इस जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पहले रेज्ड प्लेटफॉर्म होगा। इसके बाद इसमें आप देखेंगे चौकी जिसे वरांदा बोलते हैं, नित्य मंडप जिसे सेमी कवर्ड पोर्च बोलते हैं, उसके बाद गुद मंडप जिसे कवर्ड पोर्च बोलते हैं, गर्भगृह जो मैंने आपको बताया, सैंक्टम सैंक्टोरम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस टेम्पल में। थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेम्पल में कि कैसा राम मंदिर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं गर्भगृह, कैलाशा, अमलका, शिकारा, उरु शिकारा, अंतराला, महामंडप, मंडपा, अर्धमंडप, उसके बाद प्राधिकृष्ण पठा, जगती, ये सारे इसको बोलते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि नागरा स्टाइल जो कि मैंने अभी आपको सारी चीज़ बताई, इसमें नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इसे सब डिवाइड किया गया है अलग अलग स्कूल, जैसे कि ओडिशा के टेम्पल कैसे बनाए गए, खजुराहो के टेम्पल कैसे बनाए गए, सोलंकीज के टाइम में कैसे टेम्पल बनाए गए, ये सारे तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आप नागरा स्टाइल ऑफ जो टेम्पल है इसमें देखेंगे कि इन्हें जनरली कंस्ट्रक्ट किया गया, एक पहले एक अपरेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको बोलते हैं जगाती। उसके बाद मंडपास जो होते हैं वो गर्भगृह के बिल्कुल सामने होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें शिकारा जो कि सबसे ऊंचा होता है, अबव गर्भगृह देखने को मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें आप देखेंगे जो नागरा स्टाइल होती है इसमें कोई इलेबोरेट बाउंड्री नहीं होती है। आप जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब ये नहीं डिफाइन कर सकती कि ये इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री काफ़ी एक अनडिस्टिंग्विश्ड होती है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता, इस बारे में बोला गया है। और इसमें ज़्यादा आपको वॉल्स या गेटवेज ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, ओपन टाइप का होता है टेम्पल। जनरली इसमें कोई वाटर टैंक नज़र नहीं आता। अनलाइक द्रविडियन, आप देखें द्रविडियन आर्किटेक्चर, वहाँ पे हर मंदिर में एक आपको टैंक देखने को मिलता था जो कि अलग अलग टाइम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता हुआ नज़र आता था। इसमें आप देखेंगे जो प्रादक्षिण टेम्पल जो पाथ है इसे कवर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। कोई भी आपसे, आप मान लीजिए आप एक नॉर्मल कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ ले कि आप राम भगवान के भक्त हैं, आप ये बताइए राम मंदिर टेम्पल किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनाया जाता है, तो आप डायरेक्ट एटलीस्ट उसे बता सकते हैं कि हाँ ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मंदिर बनेगा और आने वाले टाइम में इसमें क्या कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, कितना रेलेवेंट हो जाता है, आपकी लाइफ से डायरेक्ट एक लिंक जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद जब इन नॉर्मल ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप देखिए कि जो दूसरा जैसे यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं जो वन डे एग्जाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज़, ये GS2
का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ ये GS1 में भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। आप देखेंगे अभी 75th एनिवर्सरी मनाई गई जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग करी गई थी यूएस के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा नागासाकी दो ऐसे सिटीज़ थे जापान के अंदर में जहाँ पे यूएस के द्वारा दो बॉम्ब गिराए गए, एटम बॉम्ब, जिसके बाद ये दोनों सिटी जो थे पूरी तरीके तहस नहस हो गए, ख़त्म हो गए। और जापान की एक बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन थी जो कि इसके बाद पूरा इनकी मतलब बोल सकते हैं आप पूरा वाइप आउट हो गया था। लेकिन अभी की अगर आप सिचुएशंस देखेंगे तो अभी एक आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि लगभग 1.26 लाख न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में बनाए जा चुके हैं इस एटॉमिक एज में। इसमें आप देखेंगे जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं जिससे कि डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है एक्सप्लोसिव पावर को कि कितना ये नुकसान पहुंचा रही हैं, इससे काफ़ी जो लॉन्ग लास्टिंग डैमेज देखने को मिलता है एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ के अंदर। तो इसीलिए आप देखेंगे जनरली जो ये सारे जो टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं ये जहाँ पे जो नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है वहाँ से काफ़ी दूर के किसी एरिया में किए जाते हैं, जैसे डेजर्ट हो गया या कोई ऐसा बैरन आइलैंड हो गया जहाँ पे कोई रहता नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे किया जाता है। लेकिन तब भी वहाँ लोगों को तो नहीं, लेकिन आम जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसमें आप देखेंगे जो बहुत एक मैसिव नंबर ऑफ सच वेपन्स ऐसे हैं जो होते हैं, इन्हें वोलेटाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है। मतलब इन जब मान लीजिए दो एटॉमिक पावर्स हैं, वो उन दोनों के बीच में अगर कोई मान लीजिए कोई मतलब वर्बल इशू चल रहा है जहाँ पे वो एक दूसरे के खिलाफ जो मतलब जिसे आप बोलते हैं हिंदी में कि लड़ाई झगड़ा करना मुंह से, तो वैसा चल रहा है तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो एक दूसरे को थ्रेट दे देते हैं। जैसे इंडिया के ही केस में देखिए, पाकिस्तान अक्सर हमें ये थ्रेट देता है कि ये हम आपको एटॉमिक बॉम्ब आपके ऊपर यूज़ कर लेंगे, या फिर इंडिया की तरफ से भी ऐसा बयान आता है कि हमारे पास भी बम की कमी नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर डिटरेंस आपको देखने को मिलता है। बेसिकली आप न्यूक्लियर डिटरेंस को अगर देखेंगे, न्यूक्लियर डिटरेंस मतलब एटम बॉम्ब आप रखिए, रखने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ इसे डिटरेंस के तौर पर रखिए, मतलब डराने के लिए रखिए, ना कि आप एज अ रिटेलिएटरी मेजर ले इसे। आप देखेंगे जब न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं फटता है तो पूरी पूरी जो मतलब सिटीज़ हैं उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल डिमोलिश हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अभी आप देखेंगे जो न्यूक्लियर वेपन है ये इसमें देखेंगे जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और जो जहाँ पे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि इनको बीच में मान लीजिए किसी के पास बॉम्ब नहीं है, किसी के पास है, और जिसके पास है वो अटैक कर देता है, जिसके पास नहीं है तो वो तो पूरी तरीके ख़त्म हो जाएगा, और उसके पास कोई अब दोबारा रिवाइवल के लिए टाइम भी नहीं बचेगा, ना फिर वो रिवाइव कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसके कितने ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस का है इसमें बोला गया फर्स्ट यूज़र प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये काम करता है। इसमें आप देखेंगे अगर कोई अटैक करता है तब ही एटॉमिक बम को यूज़ किया जाएगा। तो फिर आप समझ सकते हैं यही चीज़ इंडिया फॉलो करता है कि पाकिस्तान कितना भी बोलता रहे, लेकिन जब पाकिस्तान हम पे पहले अटैक करेगा तभी हम उसे रिटेलिएट करेंगे। यहाँ पे बात की जाती है कि हम कभी भी मान लीजिए कोई झगड़ा चल रहा है किसी के बीच में, ये नहीं करेंगे कि सबसे पहले हमने अपना एटम बम वहाँ पे गिरा दिया पाकिस्तान में जिससे कि वो पूरा उड़ गया और उसके बाद उसको रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो हम बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को जितना हो सके उसको उतना मिटिगेट करेंगे, उतना कम करेंगे कि बातों से ही सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। ऐसा ही शिमला एग्रीमेंट और जो सारे एग्रीमेंट हुए हैं पहले वहाँ पे ही बोला गया कि कोई बिना किसी थर्ड पार्टी को बुलाए हम सारे अपने इश्यूज़ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बाइलेटरली रिजॉल्व करेंगे। ये आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे बट दीज क्लेम्स डू नॉट होल्ड अप एज एविडेंस, मतलब ऐसा चीज़ ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी के दो देशों में झगड़ा हुआ और डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए गए, जैसा कि यूएस ने जापान के ऊपर किया था। ऐसा ही कुछ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखने को मिली थी जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इश्यूज थे वो आप कन्वेक्शनल जो वेपन्स हैं उससे रिलेटेड थे। जैसा कि आप देखेंगे जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ होती हैं इसमें अक्सर स्मॉल स्केल्ड वॉर्स देखने को मिलते हैं, और जो न्यूक्लियर कंट्रोल है उसमें आप जो इसमें जो कंट्रोलेबिलिटी होती है न्यूक्लियर वेपन्स की, ये इट इज़ लाइक एन इल्यूजन। मतलब आप जैसे मान लीजिए कोई अटैक करता है
या फिर कोई अपना जो बोलते हैं ना कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे या हम अपने एटम बॉम्ब्स को बिल्कुल सेव करके रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे इसे सिर्फ एक इल्यूजन बोला जा रहा है कि, लेकिन जब कोई ऐसी बात आएगी, ऐसा कोई दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, तो वो बिल्कुल भी रिटेलिएट सोचेंगे नहीं किसी पे भी एटम बम गिराने के पहले। इसीलिए बोला जा रहा है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ इल्यूजन। आइडिया ऑफ परफेक्ट कंट्रोलेबिलिटी जो है कि परफेक्टली हम अपने जो एटम बम है उसको कंट्रोल करके चलेंगे, ये इट क्रिएट्स ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ही ये होता है, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट चीज़ तो पहली चीज़ आज तक कोई बनी ही नहीं, फिर कोई मशीन हो या कोई ह्यूमन थिंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो, परफेक्ट कुछ भी नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं तो ये कहाँ से परफेक्ट हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से काफ़ी बार आपको एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। कई बार आप देखेंगे जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे एनवायरनमेंट जो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, ह्यूमन हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस थी जो कि 1962-63 के बीच में हुई, इसमें आप देखेंगे जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यूएस और सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे। इसमें क्यूबा जो कि यूएस के पास में सिचुएटेड है, इसकी जो रेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो थे ये यूएस के एम्बिट में आ रहे थे। लेकिन जब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये इंस्टॉल कर दिए गए यूएसए के द्वारा टर्की के बेसेस में अपने, तब कहीं ना कहीं जो सोवियत यूनियन है उसने रिटेलिएट किया और उसके बाद उसने जो क्यूबा पे कब्जा करने का जो एक इरादा था उसे छोड़ दिया। और फाइनली एक आप बोल सकते हैं कि अग्रीमेंट जो कि हुआ यूएस और सोवियत संघ के बीच में, उसके बाद ये जो मिसाइल्स जो थी इनको हटा लिया गया और फाइनली यूएस एक्सचेंज ऑफ यूएस नॉट इन्वेडिंग क्यूबा। फिर उसके बाद इन्वेजन जो क्यूबा की होनी थी वो नहीं हुई। अगर थोड़ा सा आप देखिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होती हैं इनका जो दायरा होता है 1000 माइल का होता है। 1000 माइल्स की दूरी तक ये अपना मतलब मिसाइल गिराती हैं, और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं ये 2000 माइल्स तक पहुंच सकती हैं, वहां पे नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप देखेंगे यूएस और जो अब रशिया बोलते हैं, जिसे मैं बोल रहा था अभी सोवियत संघ यूएसएसआर, उसे आप बोलेंगे उनके बीच में अभी जो आईएनएफ जो ट्रीटी थी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, वो अब कहीं ना कहीं तोड़ दी गई है चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं अब एक ज़्यादा बड़ा थ्रेट यूएस को नज़र आ रहा था। इस वजह से यूएस ने बोला कि अब इसमें जब तक चाइना इंक्लूड नहीं होगा तब तक हम इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये यूएस और रशिया के बीच की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की ट्रीटी थी बियॉन्ड 500 किलोमीटर, उसे कहीं ना कहीं अब रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया, और फ्यूचर में ऐसे आपको न्यूक्लियर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है जल जीवन मिशन। ये GS2 सोशल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बोला जा रहा है वेस्ट बंगाल के द्वारा कि वेस्ट बंगाल ने 100% टैप कनेक्शंस देने की बात की है। गांव के और शहर के सारे घर के जो शहरों में लोग रहते हैं उनको 2024 तक सबको पाइप्ड वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप देखेंगे जो वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत सारे जो गांव के लोग शहर में अब रहने आ गए, इसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता हुआ नज़र आया ग्राउंड वाटर जिससे कम हो गया। बहुत सारे रीजन्स आप देखेंगे जो स्टेट के अंदर इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ आर्सेनिक और फ्लोराइड देखने को मिलता है पानी के अंदर, जिससे ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचने को मिलता है। कैंसर और दांत खराब जैसी होने की बीमारियां अक्सर नज़र आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक ये प्लानिंग करी जा रही है कि पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, पाइप्ड मतलब घर घर में पाइप पहुँचा के पानी पहुँचाया जाएगा, जिससे कि लोगों को साफ़ और स्वच्छ पानी मिल सके। इसमें आप देखेंगे अभी 2.19 लाख सिर्फ लोग हैं, घर हैं जहां पे ये पानी पहुंचाया जाता है, और ये अभी फ्यूचर में बढ़ा के 1.63 करोड़ लोगों को ये पानी पहुंचाए जाने की बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे अगर जल जीवन मिशन में, तो बेसिकली इसमें पाइप्ड वाटर 2024 तक हर गांव के घर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। इसमें इंटीग्रेटेड डिमांड और सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि कैसे लोकल लेवल में हर इंसान के हर घर तक पानी पहुंचाया जाए, साफ और स्वच्छ पानी। उसके बाद इससे आप देखेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो है एक ही दिशा में काम करेंगी, तो काफ़ी अच्छे से ये स्कीम इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी।
आप यहाँ पे देखिए, क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बारिश का पानी होता है, जब आप ये बारिश होती तो इस पानी को कैसे सेव किया जा सके ज़मीन के अंदर, या प्रॉपर इसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सके, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करी जाए, ये सारी चीज़ें भी जल जीवन मिशन में आप जो स्कीम है इसमें देखने को मिलेगी। इसमें आप देखेंगे वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे कि जापानीज एंसेफलाइटिस है, अक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम है, ये सब मेजर हेल्थ कंसर्न्स हैं वेस्ट बंगाल के लिए। अभी आने वाले टाइम में अगर आप समझें तो सेफ और एक्सेसिबल वाटर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जिससे कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके और जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं ये कहीं ना कहीं कम हो सके, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो लोड पड़ रहा है, मान लीजिए जैसे आदमी ने गंदा पानी पिया काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, तो उसके वो बीमार होगा तो अल्टीमेटली जाएगा वो हॉस्पिटल का लोड बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चली जा रही है, जिससे कि लोगों की पूरी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखा जा सके। इससे एक इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो गांव की महिलाएं हैं वो काफ़ी दूर तक जाती हैं पानी लेने, घड़े में या फिर दूसरे बर्तन में, और इससे कहीं ना कहीं जब ये काम इन्हें नहीं करना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी में कुछ और काम करेंगी, जिससे कि ये अपनी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें और जो इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि हमारे देश में 50% जो वुमेन पॉपुलेशन है, ये कहीं ना कहीं इसका जो नंबर है जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये इनका काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे बात की जा रही है कैसे वो इकोनॉमी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। हाउस होल्ड जो टैप कनेक्शन रूरल एरियाज, गांव के क्षेत्रों में, यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया कि दूर दूर से पानी लेके आती है, इससे हेल्प मिलेगी। जो जैसे स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कि ड्रॉट, मान लीजिए सूखा पड़ जाता है कंट्री में, तो उन सारी चीज़ों में मान लो सूखा पड़ा हुआ है लेकिन घरों में एटलीस्ट पानी पहुंच रहा है, बेसिक चीज़ है बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है किसी भी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी बॉडी में 90% पानी होता है। ड्रिंकिंग वाटर जो क्राइसिस है, आप देखेंगे नीति आयोग के द्वारा बोला गया कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कॉम्पोजिट जो CWMI है वो किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। इसमें आप देखेंगे ये बहुत ही सीरियस वाटर क्राइसिस के बारे में इसमें बताया गया है। उसमें बोला गया कि लगभग जो 21 इंडिया के जो सिटीज़ हैं जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एक्सेट्रा, ये बहुत जल्दी जो डे ज़ीरो फेस कर सकते हैं। डे ज़ीरो मतलब क्या होता है, जब कोई भी पानी अवेलेबल नहीं होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में, जहाँ पे अपने आप से वो पानी की एक उनके पास स्रोत है, जैसे पूरा ग्राउंड वाटर अगर सूख जाए वहाँ का, तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल डे ज़ीरो। अभी इस रिपोर्ट में बोला गया कि 75% जो इंडिया के घर हैं वहाँ पे ड्रिंकिंग जो वाटर है वो बिल्कुल सही से साफ़ पानी नहीं पहुँचता है। 84% जो रूरल हाउस होल्ड हैं वहाँ पे पाइप्ड वाटर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 820 मिलियन, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। इसमें आप देखते हैं इंडिया में ये जो लोग हैं वो 12 रिवर बेसिन्स अक्रॉस द कंट्री रह रहे हैं, और पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो अब कहीं ना कहीं कम होने वाली है, क्लोज टू लोअर देन 1000 मेट्रिक क्यूब। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा ह्यूज पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑफिशियल थ्रेश होल्ड है जो वाटर स्कैरसिटी की एज पर फ्लैंकन मार्क इंडेक्स, इसमें बोला गया जल जीवन मिशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जो सब ये सब मैंने आपको पहले से बताया। अगर थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में इसके देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ विलेज किया जाएगा, विलेज को कायदे से डेवलप किया जाएगा, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वहाँ पे साफ़ और स्वच्छ पानी प्रोवाइड किया जा सके। रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज से ये पानी प्रोवाइड किया जाएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लाई जाएगी जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक लोगों को ये स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके। इसमें आप देखेंगे जो बल्क वाटर ट्रांसफ़र है, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इन सारी इश्यूज़ को कहीं ना कहीं केटर किया जाएगा। उसके बाद जो टेक्निकल इंटरवेंशंस हैं जिससे कि आप देखेंगे रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स, मतलब जो पानी के अंदर गंदगी होती है, आर्सेनिक होता है, फ्लोराइड जैसे मैंने भी आपको बताया, और जो सॉल्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, ये सारे जो सॉल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंसान को बीमार बनाते हैं। तो कैसे लोगों को बचाया जाए इस बारे में बताया जा रहा है कि कैसे डेवलप करी जाएगी टेक्नोलॉजी।
रेट्रो लिफ्टिंग को कंप्लीट किया जाएगा ऑनगोइंग स्कीम्स में, जैसे कि आप देखेंगे मिनिमम सर्विस लेवल 55 एलपीसीडी की, और ग्रे वाटर मैनेज किया जाता है। ग्रे वाटर मैनेज क्या होता है? ग्रे वाटर क्या होता है? सबसे पहले ग्रे वाटर आप देखेंगे, जैसे आपने एक वॉश बेसिन में अपना मुंह धुल लिया, उसके बाद या फिर एक किसी शावर में नहा लिया, तो जो आप हल्का सा जो गंदा पानी होता है, जिसे आप ज़्यादा केमिकल्स जिसमें नहीं पाए जाते हैं, इसे बेसिकली बोलते हैं ग्रे वाटर। क्लीन वाटर जो होता है, ब्लू वाटर, इसे ज़्यादातर स्प्रिंग्स, जैसे कि आप देखेंगे स्प्रिंग्स में या फिर लेक्स में, वेल्स में प्यूरिफाइड वाटर, साफ़ पानी होता है जो पिया जा सकता है। ब्लैक वाटर सबसे गंदा पानी होता है, जो आप देखेंगे टॉयलेट से या इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से निकलता है, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से पानी निकलता है, उस बारे में बोला जा रहा है कि कैसे ये पानी को मैनेज किया जाए, कैसे इस पानी को साफ़ किया जाए, उसके बाद लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ये सब होगा प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, कि जो भी शहर का पानी है पहले इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाए, उसके बाद इसको ट्रीट करके फिर नदियों में छोड़ा जाए, साफ पानी को दूसरी जगह स्टोर हाउस किया जाए, उसके बाद इसे वापस सिटी में लोगों की ज़रूरतों के लिए यूज़ किया जाए, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाए, जैसा कि गुजरात में भी कुछ जगहों पे हो रहा है, जिससे कि जो वाटर पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ये सारा जो पूरा था इशू, आप इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो जल जीवन मिशन है, आने वाले टाइम में इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो ये था दोस्तों आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईएएस सूत्रा नाम का टेलीग्राम चैनल आप सर्च करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं सारी स्लाइड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद अगर आप, अभी थोड़ा सा मैं जल्दी में था तो मैं आपको आंसर्स नहीं, क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जल जीवन मिशन में, कि कैसे, हाउ जल जीवन मिशन इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इस बारे में क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप फेसबुक के पेज पे पोस्ट कर सकते हैं लिख के, और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो मैं पॉइंट्स ये देता हूँ, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल आज का लेक्चर। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद।